हेलो एंड वेलकम। क्या हाल चाल हैं आपके? ऑफिस के लिए तैयार होते हुए, कभी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए और कभी किसी क्रिटिकल मीटिंग के दौरान अगर आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि काश ऑफिस नहीं आना पड़ता, इस तरह के ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता, डेडलाइन के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता, दोस्तों से गप्पे शप्पे मारते, चाय कॉफ़ी के एंडलेस दौर चलते बिना किसी फिक्र के, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे अर्ली रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है फायर। और आपको लगता होगा कब मुझे वो फायर वाली ज़िंदगी मिलेगी। फायर यानी कि वो वाला फायर नहीं, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली वाला फायर। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं पढ़ रही थी, तो इसका पहला जिक्र जो है वो 90s में विक्की रॉबिन और जो डोमिंग्स की किताब योर मनी योर लाइफ में मिलता है। एक लाइफस्टाइल मूवमेंट है जो अग्रेसिवली सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर जोर डालता है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट हासिल कर सकें। लेकिन जैसा मैंने कहा 90s में इसकी बात हुई थी और अब हम जहाँ पर खड़े हैं तो काफ़ी समय भी बीत गया है। और क्या ये रूल वाकई में हैप्पी अर्ली रिटायरमेंट की चाबी है या सिर्फ फिनेंशियल चकल्लस है? वो रूल्स हैं जो हम सुनते रहते हैं। तो आज हम आपको आपकी रिटायरमेंट के लिए बेटर प्रिपेयर करने वाले हैं। और अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो मैं ऐसे शख्स से बात करने वाली हूँ जो अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। और मेरे साथ हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और सहज मनी के फाउंडर अभिषेक कुमार। थैंक यू सो मच अभिषेक, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके जो है ना वक्तव्य पढ़ती रहती हूँ सोशल मीडिया पर और मुझे लगा आपसे रिटायरमेंट पर बात करनी चाहिए। वेलकम जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी मैम। और मनी नाइन के दर्शकों को बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया यहाँ पर आने के लिए और उनसे बात करने का एक जरिया आपने क्रिएट किया। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन, फायर ये सच में एग्जिस्ट करता है? ये जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, 90s में एक किताब से इस बातचीत की शुरुआत हुई और अब हम जी 2025 2026 शुरू होने वाला वहां पर खड़े हैं। ये फायर एक्चुअली में है क्या? रियलिटी क्या है फायर की? ये रियलिटी सब जैसे हर हर शख्स के लिए एक डिफरेंट रियलिटी होती है। आपको अपनी सिचुएशन का एक अंदाजा होना चाहिए कि आपको क्या जरूरत होगी जब आप रिटायर हो जाएंगे समय से पहले। और आपकी लेट्स से लाइफ की अवधि भी बढ़ते जा रही है, लोग ज्यादा दिन तक अब सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप अनसर्टेनिटी को कैसे मैनेज करेंगे, और ये जर्नी हर इंडिविजुअल और हर फैमिली को खुद तय करनी पड़ती है। आप किसी का एक एग्जाम्पल एज ए टेम्पलेट लेके नहीं चल सकते हैं। तो इट्स ए जर्नी, बट इट जर्नी दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। आप बहुत ज्यादा लोगों को देख दाख के नहीं कर सकते। अपनी जर्नी को रियलाइज करिए, अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपके कंस्ट्रेंट है उनको समझ के फिर आप फायर की तरफ एक अपना कदम बढ़ाए। इज व्हाट वी ऑलवेज सजेस्ट। तो एक फायर नंबर की बात होती है कि आपका फायर नंबर क्या है, जिसमें कहा जाता है, इसी किताब में जिक्र था कि 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस जो है, अगर आप वो अचीव कर लेंगे वही है आपका फायर नंबर। आप अग्री करते हैं इससे? पहले तो ये कंस्ट्रक्ट एक आई मीन भारतीय कंस्ट्रक्ट का पार्ट नहीं है। ये पार्ट उस मार्केट के हिसाब से है जिसमें जो स्टॉक मार्केट है या इक्विटी मार्केट है वो बहुत सालों सालों दशकों से, इवन शताब्दियों से डेवलप्ड हुआ है। और उस मार्केट के हिसाब से ये एक काइंड ऑफ ह्यूरिस्टिक हम कहते हैं, एक काइंड ऑफ थंब रूल क्रिएट किया गया है। बट लाइफ में जैसे आप जानते हैं सबकी जर्नी अलग होती है। और बहुत ज्यादातर केसेस में ये होता है कि आप थंब रूल्स पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। आपको अपने सिचुएशन देख के उसको अडाप्ट करना पड़ता है। सो जिसमें दो तीन प्रॉब्लम है। ये 25 गुना आपकी जो मंथली या एनुअल आपके जो खर्चे हैं उसको आप एक लेके चलेंगे तो आप दिक्कतों में पड़ सकते हैं। बिकॉज आप किस एज पे रिटायर कर रहे हैं। अगर आप 40 पे रिटायर कर रहे हैं बनस्पत आप 60 पे रिटायर कर रहे हैं, 50 पे कर रहे हैं, तो ये जो 25 गुना सालाना जो आपके खर्चे हैं एक गलत आपको एक रास्ते पे ले जा सकता है। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा अपने हिसाब से समझ के फिर इसको अडाप्ट करने की जरूरत है। तो जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में एक कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, बेल कर्व, जो कि हर भारतीय या आई मीन कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयज जानते हैं कि भाई सबकी परफॉर्मेंस रेटिंग एक बेल कर्व के हिसाब से होती है। ज्यादातर लोग मिडिल
पोर्शन ऑफ द बेल करवाते हैं, कुछ लोग एक्सेप्शनली अच्छा करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्शनली बुरा करते हैं। तो ये आप सभी को एक इसी बेल कर्व के अंदर फिट नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग एक्सेप्शनली बाहर हो सकते हैं और कुछ लोग बहुत ही खराब सिचुएशन में हो सकते हैं। तो उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसको पर्सनलाइज करिए, डोंट जनरलाइज दिस होल आइडिया ऑफ फायर मूवमेंट। ओके, तो आप फायर मानते हैं ये एक रियली में आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की चाबी हो सकती है, लेकिन सबका प्लान अलग होगा। आपका फायर इंडीड। नंबर और मेरा फायर नंबर अलग होने वाला है। तो फिर प्लान जी कैसे करें? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग मेरे आसपास भी बात करते रहते हैं अर्ली रिटायरमेंट लेना है मुझे, लेकिन कितना ले पाते हैं? बात तो सभी करते हैं, बट कितने लोग अचीव कर पाते हैं और क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं? कहाँ गलती हो रही है? इसमें बहुत बार ये होता है कि बहुत लोग जल्दी बहुत एक्साइट हो जाते हैं, और आप जैसे समझते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप बहुत जल्दी एक्साइट हो जाएं, और फिर अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं चली, बिकॉज बहुत बार इसमें आपको मार्केट रिटर्न पे डिपेंड करना पड़ता है, और कभी कभी अगर आपके रिटर्न्स आपके एजम्पशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बहुत बार लोग उसको छोड़ भी देते हैं बीच में, और फिर बाद में उसको एक ऐसे लेके चलते हैं कि ये तो अचीवेबल ही नहीं है। आइडिया है कि आप रियलिस्टिक चीज़ों को अजम्पशन लेके चलें कि भाई मैं रियलिस्टिकली कितना सेव कर सकता हूँ, और ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट के रिटर्न मुझे सपोर्ट ना करें, तो क्या मैं अपने फायर का जो रिटायरमेंट का गोल है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बार लोग हो जाते हैं ऐसा करते हैं कि वो बहुत ही हार्ड कंस्ट्रक्ट लेके चलते हैं, बहुत ही उसमें दृढ़ता ला देते हैं कि नहीं, अगर ये नंबर इस टाइम पे नहीं हुआ तो फिर नहीं ये काम करने वाला। ऐसे चीजें ऐसे नहीं चलती हैं। आप हर चीज एक्सेल स्प्रेडशीट पे कैलकुलेट करके और पिन पॉइंटेडली नहीं अचीव कर सकते हैं। आपको डिविएशंस भी अडाप्ट करने पड़ते हैं। आपको अपने सिचुएशन, आपकी इनकम ज्यादा कम बढ़ सकती है, तो ऐसे सिचुएशन तो आते रहेंगे, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। एक इसमें क्या एक वर्ड मैं ये कहना चाहूंगा, आप बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं हो सकते हैं कि यही ऐसे ही इसी पाथ पे चलना होगा, बिकॉज लाइफ में आपको हमेशा चैलेंजेस मिलते हैं और आपको चैलेंजेस के हिसाब से अडाप्ट करना पड़ता है। और फिर जब आप इस कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचे जहां पर कि आप एक रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास इतना पैसा बच सकता है, इवन टेकिंग केयर कि आपके रिटर्न्स नेगेटिव जा सकते हैं कुछ पीरियड में, फिर भी आपका कॉर्पस आपके लाइफ टाइम में ना खर्च हो पाए, वो फिर आपका फायर नंबर बनेगा। तो इसको एक प्रोसेस समझे, एक डेफिनेट आंसर नहीं समझे। अब लेकिन अभिषेक, ये तो बहुत मुश्किल है कि मैं इतना पैसा जमा करूं कि वो कभी ख़त्म ही ना हो। ऐसा तो करना, और ऐसा मैं अभी इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फिर इसको आप हैंड होल्ड कीजिए, बताइए कि हम इस तरफ कैसे स्टेप 1 ले सकते हैं, फिर स्टेप 2 क्या होना चाहिए। तो थोड़ा इसका एक प्लान दीजिए ना, क्योंकि मुझे तो इमेजिन करने में बहुत मुश्किल हो रही है। जी जरूर। तो चीजों आप इसको कोई भी बड़ा प्रॉब्लम रहता है, आप इसको पार्ट में ब्रेक करेंगे तो आपको एक कंफर्ट भी आता है कि भाई ये स्मॉल स्मॉल विन पे आप बिलीव करिए। तो पहले आप एक नंबर की मुझे 1 करोड़ जल्दी से जल्दी सेव करने से बजाय आप उसको स्मॉल गोल में सेव करिए कि मैं हर महीने अपना या हर साल अपना 50 या 40% लेट्स से सेव कर सकता हूँ। तो वो टारगेट पहले आप देखिए, उस टारगेट को पहले अचीव करने लगे, और वो जब आप जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तब आप जब आप देखें कि मेरा छोटा घड़ा भर गया है सेविंग्स का, फिर आप उसको बड़ी सेविंग्स में कन्वर्ट करें। सो डोंट स्टार्ट विद वेरी लॉफ्टी अजम्पशन और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव कि मुझे इस ईयर तक 1 करोड़ या 6 करोड़ रुपए सेव करना है। वो बहुत, उसमें आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव अजम्पशन लेके चल सकते हैं। तो ऐसी चीजों को आप स्मॉल प्रॉब्लम में ब्रेक करिए कि अगर आप पहले साल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देखिए कि आज के टाइम पे आप कितना सेव कर रहे हैं अपनी आमदनी का। और जरूरी नहीं है कि आप जस्ट अभी आपने जॉब शुरू करी है तो आप अपनी इनकम का 50% सेव करें, बिकॉज आपकी ज़रूरतें भी बहुत होती हैं जब आप इनिशियली जॉब्स या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो उस जो एक यंग लेट्स से पर्सन है, वो जब सेव करना स्टार्ट करता है तो वो 50% नहीं सेव कर सकता अगर उसकी फैमिली की ज़रूरतें हैं या उसके पुराने कुछ एजुकेशन लोन चल रहे हैं। तो वो अगर एक स्मॉल स्टेप भी ले कि भाई 10% हर महीने सेव करूंगा, और उसको धीरे धीरे करके हर साल रिवाइज करके 20 25 30 ऐसे धीरे धीरे स्मॉल बकेट्स में जब वो इंक्रीज करेगा, तो उनका एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक धीरे धीरे एक कॉर्पस भी क्रिएट होता जाएगा, जिससे कि ये आप आई मीन इन द सेंस आप अपने फायर प्लान के तरफ बढ़ पाएंगे। एक चीज और आपको समझने की जरूरत है,
हमारे हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो एक चीज होती है लाइफस्टाइल क्रीप, वो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने लग जाती है। जब आप कम कमा रहे होते हैं तो आप मान लीजिए अपने इनकम का 100% खर्च कर देते हैं, कुछ नहीं बचा पाते हैं, बिकॉज आपकी इनकम ही कम है। बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है और अगर आप अपने खर्चे वैसे ना बढ़ाएं तो आपकी सेविंग परसेंटेज ऑटोमेटिकली सालाना बढ़ सकती है। तो आप क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आप जो एक जैसे एक फैमिली है वो जो अपने जैसे खाने पे जो खर्च करती है वो तो उतना ही करती है। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा खाने लगेंगे। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आप फिर कहीं और भी खर्च करने लग सकते हैं कि अपने लाइफस्टाइल पे, बेटर लाइफस्टाइल पे ज्यादा आगे बढ़ के खर्च करने लगे हैं और ज्यादा लोन लेने लगे। तो ऐसी चीजों को आप चाहे तो करें, बट अगर आप फायर की तरफ सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आप कैसे इसको अपने ऐसे अर्जस को कंट्रोल करके अपनी मंथली या एनुअल जो आपकी सेविंग रेट है उसको कैसे बढ़ाएं, और ऐसे टारगेट्स को आप धीरे 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 अचीव करें। ओके, तो सेविंग इज इम्पॉर्टेंट। भले ही आप अपनी कमाई का पहले 10% सेव करें, अगले साल उसको थोड़ा अपग्रेड करके 20% कीजिए, फिर थोड़ा और बढ़ाइए, थोड़ा और बढ़ाइए। सेविंग कर ली। अपने खर्चों के बारे में भी आपने कहा कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल खरीद से बचना है, लेकिन ये बताइए जो मैं बचाऊंगी पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए, मुझे कॉर्पस तैयार करना है, तो मुझे फिर इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये रिटायरमेंट का पैसा है। अब मेरे पास एक ऑप्शन एनपीएस में भी इन्वेस्ट करने का है, जहाँ 100% इक्विटी वाली स्कीम्स में मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, या मैं इक्विटी में करूँ। तो मैं एसेट कैसे, इस पैसे को मैं कहाँ डालूँ, क्योंकि ऑप्शन मेरे पास बहुत सारे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टार्ट आउट कर रहा है और अपनी इनकम से जो बचा रहा है उसको वो कैसे एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो सबसे पहले तो हम हमेशा कहते हैं कि एक इमरजेंसी फंड लेके चलें, जो कि आपके लाइफ के उतार चढ़ाव को मैनेज करने में आपको हेल्प करे। आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए कि मैं 10 साल या 20 साल में रिटायर करने वाला तो सारा का सारा पैसा मैं रिटायरमेंट पे इन्वेस्ट करूं, ऐसी सिचुएशन में आप कभी कभी तकलीफ में भी पड़ सकते हैं। अगर आपकी जॉब चले गई या आप बीमार रहने लग गए तो उस सिचुएशन में फिर आप जो आपने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाया वो आप इतने इजीली तो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो पहले आप अपने बेसिक्स सही करिए, इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए, अपने इंश्योरेंस के जो प्लान्स है वो लीजिए, और फिर जब आप ये सब कर लें तब आप धीरे धीरे अपना रिटायरमेंट प्लान टारगेट करें। तो इसमें ये जो बात आपने कही कि भाई कितना इन्वेस्ट किया जाए, तो इसके लिए आपको अपना खुद का रिस्क एपेटाइट समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं जो मार्केट की फ्लक्चुएशन है उसको कैसे मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ विदाउट गेटिंग इनटू अ पैनिक सेलिंग काइंड ऑफ थिंग। और ये आप या तो किसी सलाहकार के साथ बात करके उनके असेसमेंट पे इन्वेस्ट करें, या अगर आप करना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे स्मॉल बकेट्स में इन्वेस्ट करें। शुरू में ही आप से जस्ट बिकॉज एनपीएस में 100% इक्विटी अवेलेबल है, आप बिना उसको समझे जाने 100% ना इन्वेस्ट करें। अपने रिस्क एपेटाइट को समझे, कित पीरियड तक आप ये पैसा होल्ड कर सकते हैं विदाउट लेट्स से गेटिंग इनटू I mean a panic mode when the market goes down is very important. So हर 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 शख्स को ये जर्नी खुद आई मीन करनी पड़ेगी, और इसमें आप अगेन कोई एक थंब रूल लेके नहीं चल सकते। सबको अपनी अपनी हालात समझ के और अपने सेविंग्स के बारे में या अपने खुद के एक रिस्क लेने की कैपेसिटी को समझ के ये एक्शन लेना चाहिए। ओके, आपने जो है मुझे कह दिया कि भाई आप जब तक प्रोडक्ट नहीं समझे तब तक आप इन्वेस्ट नहीं करें। पर मैं ये चाहूँगी, आप इतने सारे लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद करते हैं आप सहज मनी के ज़रिए, तो थोड़ा सा सहज बनाइए ये, और मुझे ये बताइए कि रिटायरमेंट के लिए आप जब इन्वेस्ट करवाते हैं लोगों को तो कहाँ करवाते हैं? एंड अगेन विद द डिस्क्लेमर कि सब एक साइज डज नॉट फिट ऑल, यानी जो बोल रहे हैं अभिषेक वो सबके लिए सही नहीं हो सकता, लेकिन रिटायरमेंट के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या हो सकते हैं? देखिए, बेस्ट हर पीरियड में बेस्ट चेंज हो सकता है। किसी पीरियड में इक्विटी के अच्छे रिटर्न आ सकते हैं, किसी पीरियड में इक्विटी मार्केट के रिटर्न नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये जो बेस्ट एसेट या इन्वेस्टमेंट है ये हर लेट्स से साइकिल दर साइकिल चेंज हो सकता है। तो इसमें हमारा सजेशन ये रहता है कि आप एक एसेट पे ओवर फोकस ना करें। आप अपने पोर्टफोलियो में से इक्विटी या डेट या इवन गोल्ड टू सम एक्सटेंट थोड़ा मोड़ा एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बना के चलें। खुद से मैनेज करें या थ्रू म्यूचुअल फंड मैनेज करें, जिसमें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है हर एसेट में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होए।
और जिससे कि इसका आइडिया ये रहता है कि हर एसेट का अपना एक उतार चढ़ाव रहता है। तो जब आप पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट जैसे गोल्ड या इक्विटी या डेट मिक्स करते हैं, ये 100% परफेक्ट रिलेटेड नहीं होते हैं एक दूसरे से। तो ऐसा नहीं होता है कि जब इक्विटी मार्केट बढ़ता है तो आप देखेंगे कि डेट भी उसी प्रोपोर्शन पे बढ़ रहा है। तो ये जब हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, हम इसका फायदा ये उठाते हैं कि जो एसेट एक एक दूसरे के साथ पूरे के पूरे तरह से 100% कोरिलेटेड नहीं है, उनको जब हम मिक्स करते हैं तो एक दूसरे की जो लेट्स से नेगेटिव या वॉलेटिलिटी जो है, उसको वो एडजस्ट करके आपका टोटल पोर्टफोलियो का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे आप मान लीजिए इक्विटी मार्केट का रिटर्न 30% से डिविएट कर सकता है सालाना, फॉर एग्जाम्पल, नॉट आई एम कोटिंग ए नंबर पर से, जबकि डेट ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। तो जब आप देखेंगे कि इकोनॉमी जब लेट्स से रिसेशन में जा रही होती है तो इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स नेगेटिव साइड में जा रहे थे, लेकिन उसी पीरियड में से लेट्स से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि डेट के रिटर्न अच्छे जा सकते हैं। तो ये जब उतार चढ़ाव होता है तो डेट और इक्विटी का एक जो मिश्रण होता है, उससे आपके ओवरऑल रिटर्न पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। आप ये समझ के चलिए, अगर 30% आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो डाउन भी हुआ, तब भी आपका गोल्ड और आपका डेट का जो पोर्टफोलियो है उसको एक स्टेबिलिटी देता है। तो आप पता लगा आपके जो पोर्टफोलियो है वो सिर्फ 10% या 15% से डाउन हुआ। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि आप क्यों पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट्स लेके आपको चलने की जरूरत है। और ये स्ट्रैटेजी आपको एक लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट तो नहीं, बट मोर स्टेबल रिटर्न की तरफ आपको ले जा सकता है, जिससे कि आप अपने गोल्स अचीव करने में आपको हेल्प मिल सके। अभिषेक, अगर आज मुझे 5,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट करना है और अपने रिटायरमेंट के किटी के लिए मैं ये सेव कर रही हूँ, तो मुझे कहाँ करना चाहिए? एनपीएस वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड वर्सेस डायरेक्ट इक्विटी, या फिर वर्सेस एक मल्टी एसेट फंड भी होता है जो आपको अलग अलग जी एसेट में एक्सपोजर देता है? 5,000 रुपये कहाँ डालूँ मैं इन्वेस्टमेंट के लिए? जी। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है खुद से रिसर्च करने का तो वो तो आप अवॉइड ही करें। इसके अलावा जो आपने मल्टी एसेट फंड कहा, uh, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इंस्टेड ऑफ कि आप 100% डायरेक्ट इक्विटी की तरफ इसको एलोकेट करें। सो एनपीएस विद अ मिक्स ऑफ डिफरेंट एसेट एंड ए मल्टी एसेट फंड कुड बी अ डिसेंट ऑप्शन टू बिगिन विद, जिससे कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट जर्नी की उसकी शुरुआत कर सके। अभिषेक, एनपीएस भी जो है एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह ही है, और मेरे पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है अलग अलग कंपनियों के, जो मुझको बहुत सारे जगह पे इन्वेस्ट करवाता है और मैं उसको एक्टिवली मैनेज्ड होता है। एनपीएस में भी एक्टिव मैनेजमेंट है। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में एक चूज करना होगा, तो रिटायरमेंट के लिए आपको कौन सा बेहतर लगता है, एनपीएस वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड? अगर आप सिर्फ रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं और आपके आपके पास जो समय अवधि है वो आपको पता है कि मैं 15 साल या 20 साल के बाद ही इस कॉर्पस को टच करूंगा, तो एनपीएस एक डिसेंट ऑप्शन है और लो कॉस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप सिर्फ रिटायरमेंट नहीं टारगेट कर रहे हैं, आपके और भी फैमिली के गोल्स या ज़रूरतें हो सकती हैं, जैसे आपको घर खरीदना है, जैसे आपको कार खरीदना है, या आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए अलग अलग टाइम पीरियड में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 100% सिर्फ एनपीएस पे नहीं निर्भर हो सकते हैं। तो आपको एक मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी लेके चलने की जरूरत पड़ेगी। तो गोल आइडेंटिफिकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप सिर्फ रिटायरमेंट टारगेट कर रहे हैं या रिटायरमेंट के साथ अलग और भी गोल टारगेट कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे आपको ये स्ट्रैटेजी पिक करनी पड़ेगी कि मैं कितना एनपीएस में रखूं या इन्वेस्ट करूं, और कितना बाकी म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना एक पोर्टफोलियो अलग से चलाऊं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में कौन सी वो मिस्टेक है जो आप हाईलाइट करने चाहेंगे जो लोग करते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग में लोग जैसे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इक्विटी की तरफ आकर्षित होते हैं, और जब वैसे रिटर्न्स उनको नहीं मिलते हैं या शुरू में मिलते हैं और बाद में नहीं मिलते हैं, तो लोग फिर उससे परेशान हो जाते हैं। देयर इज अ सेइंग बाय, आपने ये सुना होगा, मार्क ट्वेन का एक कोट था, देयर वाज अ कैट हु सैट ऑन ए हॉट स्टव एंड नेवर सैट ऑन ए स्टव, नीदर कोल्ड नीदर हॉट। तो लोग जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं रिटायरमेंट के लिए और नेगेटिव रिटर्न्स पाते हैं कुछ पीरियड में, तो पता लगता है फिर वो हमेशा के लिए उन्होंने इक्विटी से अपना किनारा कर लिया। तो ये एक अच्छी अच्छी बात नहीं है। आपको एक बैलेंस व्यू लेके चलना है कि भाई उतार चढ़ाव तो इक्विटी में आएंगे, इसका एक नेचर ही है, ये कोई इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका फीचर है, और इसी फीचर से आप बेटर रिटर्न्स या
लॉन्ग टर्म रिटर्न को फोकस कर सकते हैं। तो उसके साथ आपको हमें लंबे समय के लिए आपको उसके साथ टिकना चाहिए, ना कि एक छोटे टाइम के लिए मैं थोड़ा सा प्रॉफिट कमाऊंगा और उसको फिर मैं जल्दी निकाल लूंगा और फिर मैं कुछ और करूंगा। आपको एक पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी वाइज चलनी चाहिए, ना कि एक टैक्टिकली या आप हर दिन ट्रेडिंग के हिसाब से उसको सोचें। अभिषेक, कई लोग जो है रियल एस्टेट खरीदते हैं और उनको लगता है कि ये उनके बुढ़ापे का सहारा होगा, इससे उनको पैसिव इनकम होगी। एक घर है जिसमें जी। रह रहे हैं, एक इसलिए और खरीदते हैं रियल एस्टेट में कि ये जो है यहाँ से किराया मिलेगा और मेरी ज़िंदगी चलती रहेगी। आपके थॉट्स इस आइडिया पर? अब ये स्ट्रैटेजी चल सकती है, डिपेंड करता है आप आपका पोर्टफोलियो का साइज क्या है। तो अगर आप 10 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो और आप 1 करोड़ के पोर्टफोलियो के लिए आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए आप एक रियल एस्टेट खरीदते हैं, तो वो आपके पोर्टफोलियो का 10% हुआ। तो उससे अगर आप रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो एक डाइवर्सिटी का या डाइवर्सिफिकेशन का आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपका पोर्टफोलियो ही 2 करोड़ का है और उसमें आप 50% लेके अगर आप 1 करोड़ का एक घर खरीदते हैं, जिससे कि आपको मान लीजिए कुछ भी 3-4% का रेंटल यील्ड आता है, तो वो शायद आपके लिए आपको बाकी सारी चीज़ों पे आपको इम्पैक्ट कर सकता है, बिकॉज आपका रिटर्न रेशियो ही बहुत कम हो गया। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा एक दिक्कत रियल एस्टेट के साथ बल्कि इन्वेस्टमेंट का भी है। इट्स नॉट ए स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट कि आपने भाई अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसको जल्दी में बेच पाएं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 1 करोड़ में 3 BHK खरीदा और आपको कुछ सालों के बाद 30 लाख रुपए की जरूरत हुई, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि 3 BHK में से आपने 1 BHK किसी को बेच दिया 30 लाख रुपए के लिए और बाकी 70 लाख रुपए आपने ऐसे रहने दिया। तो आपको ये जो लिमिटेशन है, ये सारी चीजें समझ के फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें आप। आजकल के सिनारियो में तो ये भी है कि देर आर मेनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें आप रीट्स, जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इतना बल्कि या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है और आपको एक रेगुलर रिटर्न भी मिलता है और आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से देखें, क्या आप हर महीने का किराया, मेंटेनेंस, घर का मेंटेनेंस या कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें फंसना चाहते हैं, या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट दूसरे मोड से कर सकते हैं, जिससे कि आपको आप उसी सिमिलर टाइप का बेनिफिट एट ए लोअर लेट्स से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल सके। तो आप अपने ऑप्शंस देखें और फिर ही इन्वेस्ट करें। जैसे मैंने कहा, हर चीज प्रोपोर्शन में करें। कोई भी एसेट क्लास में ओवरबोर्ड मत होइए कि भाई अब मैं अपनी पूंजी का या संपत्ति का 80-90% एक एसेट में रखा हूं। तो वो जब आप एसेस करते हैं और वो भी इलिक्विड एसेट जैसे रियल एस्टेट में, तब आप प्रॉब्लम में आप गिरने के आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो अभिषेक, टू रैप इट ऑल, हमने जहाँ से शुरू किया था, फायर, जी। जैसे मैंने फर्स्ट लाइन गई थी, तो फाइनेंशियल चकल्लस है फायर, या एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मदद कर सकता है अगर आप इसे फॉलो करें? क्योंकि इसमें बात होती है अग्रेसिवली सेविंग की। आपने भी कहा कि आपको अपना कंजम्पशन भी देखना है, यानी मैं क्या मतलब घूमना फिरना बंद करके फायर अचीव करने के लिए अपनी सारी अभी खुशियों को जो है ताला लगा के इसकी तरफ ही सारा अग्रेसिवली सेव करूं और इन्वेस्ट करूं? और फाइनेंशियल चकल्लस है या वाकई में है ये कॉन्सेप्ट? अब मैं इससे कहूंगा कि दोनों चीजों का एक मिश्रण है इसमें कुछ, बिकॉज लोगों ने इतना उसको हाईलाइट कर दिया, हाइप कर दिया है और उसको ऐसे बता दिया इट्स लाइक ए वॉक इन द पार्क, कि वो सही में एक काइंड ऑफ फैड बन चुका है, चकलस बन गया है, जैसे आप बता रहे हैं। बट ऐसा भी है कि लोग जो डेडिकेटेडली इसको फॉलो करते हैं, अपने उतार चढ़ाव या अपने मन को कंट्रोल करके चलते हैं, उन्होंने अचीव भी किया। जैसे आप जो बता रही हैं कि हाँ, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने इन्वेस्टमेंट या सेविंग रेट को हाई लेके चलना पड़ता है, तो ये सारी चीजें मैंने करी अपनी खुद की लाइफ में। मैंने बहुत सारी चीजों को पे अपना से कंट्रोल किया, वो खर्चे नहीं करे, तब मैं फिर ये चीज कर पाया। तो बट आई कांट से कि आप भी यही करें, बिकॉज आपकी जर्नी अलग हो सकती है, आपके परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो सकती है। तो आप अपने कॉन्टेक्स्ट को समझे, ना कि मेरे या किसी और के कॉन्टेक्स्ट को समझ के उसको जस्ट बोले कि मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आइडल वर्शिपिंग काम नहीं आती है। आपको प्रैक्टिकलिटी समझनी पड़ती है, अपनी ज़रूरतें समझनी पड़ती है, अपने मन को समझना पड़ता है और फिर उसको एक रियलिस्टिक वे में टारगेट करना पड़ता है। तो क्या तो खुशियों आप का किसी, कत्ल करना होगा रिटायरमेंट के लिए या नहीं? व्हाट इज योर टेक?
हाँ, एक ढंग से हो सकता है, बिकॉज अगर आप ये सोचें कि भाई अगर मैं 60 साल में रिटायर हूं तो आपके पास एक्स्ट्रा 20 साल है। बट अगर आप 40 में रिटायर होना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में हमारे पास दो ही चीजें हैं सेविंग्स के लिए, या तो हमारे पास टाइम हो या तो हमारे पास पैसा हो। ओके। तो आपको जो आप 60 साल में अचीव करना चाहते हैं, इसमें आप टाइम भी कम कर रहे हैं, तो आपको अपना सेविंग रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तो वो खर्चे आपको कम ही करने पड़ेंगे। तो अनटिल आई मीन आपके पास कोई, आपको कोई इनहेरिटेंस मिल जाए जिससे कि आपको एक लेग अप इन द लाइफ मिल जाए कि भाई मुझे कुछ आपको अपने घर वालों से या परिवार वालों से आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको इनकम आ जाए, जिसको आप यूज करके एग्रेसिवली प्लानिंग कर सके, रिटायरमेंट प्लानिंग कर सके। ऐसी चीजें कम होती है, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है। आप अपने अपने साइड से जो कर सकते हैं वो करें, और अगर इसमें आपको कोई मदद मिल जाती है, जैसे कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए आफ्टर फ्यू इयर्स, तो आप उसको यूज करके अपने रिटायरमेंट को और एग्रेसिवली टारगेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट विथ कंजर्वेटिव अजम्पशंस, एंड देन एज द लाइफ गोज आप उसको अपने पॉजिटिव सेंस में उसको जितना अडाप्ट कर सके उसको करके और टारगेट करें, इंस्टेड ऑफ चेजिंग सम लॉफ्टी टारगेट्स। ओके, सो ये जो है मॉडिफाई होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जो सोचा है उसी रास्ते पे आप चलते रहेंगे। मार्केट कंडीशन, आपकी अपनी नौकरी, आपकी कमाई, इन सब से ये तय होगा, तो इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन भी करते रहना है। थैंक यू सो मच जी अभिषेक फॉर योर टाइम टुडे, बहुत अच्छा लगा। रिटायरमेंट जी प्लानिंग पर हमने बात की एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा। आप लोगों के कुछ सवाल हो जो हमें देख रहे हो, अभिषेक से पूछना चाहें तो यहाँ कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें, हम अभिषेक को भी कहेंगे उन पे वो रिप्लाई भेजें। पर थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू प्रियंका जी, मुझे बुलाने के लिए, और लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीक टू यू सून। ओके, सो ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, अभिषेक जी की बातचीत का एक बॉटम लाइन है, अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, और अभी से ही पैसे को बचाना, उसे समझदारी से इन्वेस्ट करना, समझदारी से खर्च करना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप अपने डिज़ायर्ड फायर नंबर तक पहुंचना चाहते हैं, उसे अचीव करना चाहते हैं। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाय बाय।